गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम है सच में क्लासेस। आज मेरे साथ है दीक्षा असवानी, जिन्होंने सीएमए इंटर दिसंबर 2024 में एआईआर 10 सिक्योर की है। दीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। दीक्षा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कैसा लग रहा है आपको एआईआर 10, मतलब अपने आप में एक ड्रीम कम ट्रू, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है, मुझे खुद को भी, पेरेंट्स को, टीचर्स को स्पेशली। सबने इतना अच्छा गाइड किया थ्रू आउट द जर्नी, और फिर अचानक से वो रिजल्ट आना और इतना अच्छा आना। आपके कितने मार्क्स आए इंटर के अंदर? मेरे सर 597 मार्क्स है। एक बार अपने नंबर बताओगे बच्चों? सर तो मेरे सबसे स्टार्टिंग से लॉ से स्टार्ट करूँगी। 61 मार्क्स मेरे लॉ में है। उसके बाद एडवांस अकाउंट्स में मेरे 67 और 68 मार्क्स है। उसके बाद कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों में 73 मार्क्स है। और अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दोनों में 75 मार्क्स है। उसके बाद मेरे डायरेक्ट टैक्स में 84 मार्क्स है और ओ एम एस एम में 89 मार्क्स है। हाईएस्ट ओ एम एस एम डायरेक्ट टैक्स में है। अच्छा दीक्षा, मुझे सबसे पहले मैं वन बाई वन चलता हूँ कि तुम्हारे जो ओएमएसएम है, इसमें तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी जिसमें तुमने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए? सबसे पहले तो सर मैंने थ्योरी पे काफ़ी फोकस किया था, क्योंकि हमारा जो पेपर आता है उसमें थ्योरी और एक जो रहता है कि फैकल्टी की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। हमारे सर ने जो है हमको प्रॉपरली गाइड कर दिया था कि ये क्वेश्चंस तो तुम पढ़ के ही जाना है एंड लेवल पे, और वही सेम क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आ गए। अच्छा वो हाँ। अच्छा, दूसरा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि मैं खुद तुम्हें पढ़ा मैंने तुम्हें पढ़ाया है, और मुझे पता था कि डायरेक्ट टैक्स में एक सब्जेक्ट काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, और काफ़ी सबसे लेंदी सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स ही है, जिसमें डीटी जीएसटी कस्टम तीनों आ जाता है। तो तीनों सब्जेक्ट को हैंडल करना, तो वो तुमने कैसे किया? तीनों सब्जेक्ट में से सबसे पहले तो मेरी पहली अप्रोच तो यही रहती है कि हमेशा से ही कि जो बड़ा सब्जेक्ट है वो पहले कवर किया जाए। तो जैसे टेक्स्ट को ही पहले कवर किया था, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी मेरे हिसाब से मेरी टेक्स्ट में ही, मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट में ही रही थी। उसके बाद जीएसटी को कवर किया और कस्टम को कवर किया। जीएसटी में भी जो थ्योरी वाला पोर्शन था ना, वो बहुत नंबर स्कोर करा देता है आपको, तो थ्योरी पे फोकस करो, वो चीज़। जनरली बच्चे डायरेक्ट टैक्स में और जीएसटी, मतलब जीएसटी को मतलब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? वैसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी कम काम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा नंबर सिक्योर कराता है। हमने भी यही किया था कि हमने जीएसटी को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी थी, बट जीएसटी को भी सेम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स तो खैर अपन लोग सीएमए के साथ साथ सीए के भी अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें लगता है जैसे कि मैं तुमको सीए के क्वेश्चंस करवाता था, और जो तुम्हारे पेपर में फिर जिस तरह से पेपर आया, तो रियली हेल्पफुल और नॉट, मतलब क्या कहना चाहोगे तुम, मतलब इस बारे बहुत हेल्पफुल रहा सर। सारे मतलब सीए के क्वेश्चंस करने से क्या होता है ना, हमको जो फिर नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो तो वैसे ही बहुत इजी लगने लग जाते हैं। तो मतलब हायर लेवल ही ट्राई करना चाहिए, उससे नीचे नहीं करना चाहिए। में? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें में तुमको ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट था और तुम्हें पूरा थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी परेशान किया इस सब्जेक्ट में? एफएम का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा क्योंकि मैं मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं हुआ, मुझे थोड़ा डर लगता था वैसे भी नंबर से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे को लगेगा कि ऐसा नहीं कि मुझे डर लगता था, बट हाँ मेरे को ऐसा हो कि कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। तो इस सब्जेक्ट के लिए जैसे जनरली कुछ सब्जेक्ट अगर हार्ड होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उस सब्जेक्ट को, मतलब कई बच्चे तो होते हैं इसको कम पढ़ते हैं, कई होते हैं ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो तुमने उस क्या स्ट्रेटजी अपनाई इस सब्जेक्ट के लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने हाँ ज़्यादा ही पढ़ा था। मैंने बाकी सब्जेक्ट को लेके मैंने जैसे कि कॉस्टिंग को कम पढ़ा, लॉ को कम पढ़ा, और एफएम को ज़्यादा पढ़ा, टैक्स को ज़्यादा पढ़ा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ज़्यादा पढ़ा। हाँ। दूसरा, जैसे क्योंकि पूरे साल भर में तुम्हारे साथ रहा, तो मुझे पता है कि तुम्हारे अगर किसी पेपर में नंबर कम भी आ जाते तो तुम हमेशा रहती थी कि मेरे नंबर कम क्यों आए, मतलब तुम परेशान हो जाती थी। तो ऐसे लेके तुम रैंक को भी लेकर काफ़ी सिक्योर थी, मतलब तुमको लाना ही लाना है, मतलब तुम्हारा ऐसा क्या था, मतलब तुम्हारे दिमाग में रैंक को लेकर क्या था? तुमने जब सचिन में क्लासेस ज्वाइन भी की थी, तुमने ये बोला था मैंने क्लासेस इसलिए ज्वाइन की, मुझे रैंक लानी है, और इसीलिए तुमने हमारी क्लासेस को मेनली ज्वाइन किया था। तो इस बारे में तुम क्या कहोगे, इतना क्यों था तुम्हारे मन में? सर मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे पता भी नहीं था रैंक क्या होती है सच में। जब स्वाति दीदी वाला बैच था ना, उनका, स्वाति हाँ अग्रवाल ए आई हाँ, आर टू। ओके। स्वाति अग्रवाल वाला बैच था ना, तब उनकी जब रैंक आई थी ना, और मैंने बस सपना देख लिया था एक, जिस दिन वो खड़े थे वहां पर और वो सब स्पीच दे रहे थे, मैं बस हमको वहां खड़ा होना है और वहां पे जाके स्पीच देनी है। बस उस टाइम से मन में बना लिया था। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी। मेरे जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मेरा स्कोर कभी इतना अच्छा जाता नहीं था, किसी को पता भी नहीं होगा, शायद दीक्षा करके भी होगी कोई। बट वही है, मैंने उसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की, और
हमेशा यही होता है कि जर्नी मैटर नहीं करती, रिजल्ट मैटर करता है, और एंड टाइम तक मैंने हार नहीं मानी और आ गई। मतलब स्वाति अग्रवाल को देखकर तुमको भी लगा। बच्चों, ये जैसे हम लोग ये इंटरव्यू करते हैं, इसके पीछे कारण ही यही है कि एक बच्चा दूसरे को देखकर बहुत मोटिवेट होता है। और मैंने पास्ट में कई देखा है कि सर आपने जो पिछला इंटरव्यू लिया था उसको देखकर हमारी भी इच्छा थी कि हमको भी ये काम करना है। और ये और तुम्हारी फ्रेंड हर्षा, दोनों की रैंक आई। मतलब ये तुम 3-4 फ्रेंड्स थी, ऑलमोस्ट सब पास हो गए। और 5 फ्रेंड्स में तुम 4 लोग ने क्लियर किया और 2 की रैंक आई। और तो जिसमें अपने आप में, और मतलब हमेशा एक ही जिद, मेरे को लाना है, मेरे को लाना है, और तुमने कर दिखाया। ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दीक्षा, जैसे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और वो सुनना भी चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि बिना पढ़े हम पास हो जाए। क्योंकि 4:30 नंबर, 4:30 पे जाना, शाम को 11 बजे, फिर अगले दिन सुबह क्लास देना, तो परेशान तो तुम भी बहुत रहती होगी। तो तुम्हारा एग्जैक्ट शेड्यूल क्या था? मतलब ये बात मैं हर बच्चे से जरूर पूछूंगा, और मैं इसलिए पूछता हूँ कि जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि बस हम पढ़े नहीं और पास हो जाए। तो एग्जैक्ट 4:30 से लेके अगले दिन का जो शेड्यूल होता है, अब आपको पता है अपने इंस्टीट्यूट में हर संडे टेस्ट होते हैं, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स फुल कोर्स का टेस्ट होता है, होमवर्क और क्या पढ़ाई, ये कैसे मतलब मैनेज किया 6 महीने? उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी तुम्हारे दिमाग में, क्या क्या थॉट आता था? वो सब बातें मैं जानना चाहता हूँ। सर देखो, पहली बात तो ये है, कोई भी ये सोच रहा है कि मैं बिना पढ़े या कम पढ़े पास हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको हक का ही मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। कोई भी मतलब, सब लोग ये बोलते हैं कि लक एक फैक्टर है, बट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा आपने बोला शेड्यूल का, तो सर जब हम कोचिंग में थे तो मैं तो, आप बोल रहे हो कि 7:30 से क्लासेस स्टार्ट होती थी, मैं 6:30 बजे आती थी, क्योंकि हमारी बस रहती थी, तो उसके लिए मुझे 5:30 उठना पड़ता था। तो उसके बाद वहाँ से आके भी 4:30 बजे जब हमारी छुट्टी होती थी, उसके बाद भी हम घर पहुँचते पहुँचते हमको 6 बज जाते थे। उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट, और उसके बाद 7 बजे से वापस पढ़ाई। तो वो शेड्यूल हेक्टिक रहेगा, बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मत करो और फिर रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं तो होता है। मतलब तुमने 6 महीने कंटिन्यू फॉलो किया, या ऐसा मतलब बाद में डिस्ट्रैक्शन हुआ बीच में, ऐसा कुछ किया है कंटिन्यू फॉलो? तो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं कहूँगी सर, कि मैं हमेशा से, मेरा ये रहता था कि मेरी बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से मैं कह सकती हूँ कि शायद थोड़ा बहुत मेरा मिस आउट हुआ होगा, मान लो 1-2 क्लासेस। इससे ज़्यादा नहीं। मैंने सारे टेस्ट भी दिए हैं, सारी टेस्ट सीरीज, सारा होमवर्क, सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से ही किया है। और सबको भी मेरी यही एडवाइस है कि क्लासेस मिस नहीं करनी। मैंने मतलब कभी नहीं। अच्छा, कभी कोई क्लास मिस नहीं। नहीं की मतलब? अच्छा, जनरली बच्चे क्या रिकॉर्डिंग पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल? रिकॉर्डिंग बहुत इजी अवेलेबल है, या क्लास को छोड़कर यूट्यूब के वीडियो का सहारा लेते हैं कि ये है? तो तुम्हें ऐसा लगा कि अपनी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद कि दूसरी क्लासेस को देखना चाहिए, यूट्यूब का वीडियो देखना चाहिए, ऐसा कुछ लगा? तुमने कोई मदद ली, या तुमने जो क्लासेस के द्वारा जो मटेरियल प्रोवाइड किया वही तुमने यूज किया? मतलब इसके बारे में बताएंगे? सर मैं पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मैंने कुछ और भी रेफर नहीं किया, ना मैंने कोई रिकॉर्डिंग्स देखी है। मैंने सीधा लाइव बैचेस स्टार्ट, मतलब सीधा लाइव बैचेस ही अटेंड किए हमेशा, क्लासेस भी उस अकॉर्डिंग ही लिए। और हाँ, मुझे कभी कभी प्रॉब्लम है तो मैं यूट्यूब वीडियोस रेफर करती थी, बट वो बताऊँ क्या होता है, एक के बाद एक वीडियो आती जाती है, और आप टॉपिक से ही भटक जाते हो। तो मैं पर्सनल लेवल पे मैं यूट्यूब नहीं प्रेफर करती हूँ। मैं जो अपनी रेगुलर क्लासेस है वही प्रेफर करती हूँ। और मैं यही एडवाइस दूंगी कि अपन एक स्टडी मटेरियल और एक ही लेक्चर वाले, मतलब एक ही फैकल्टी पे रुके रहेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, मतलब आपने जो इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड मटेरियल को ही प्रेफरेंस दी है यहाँ पे। और जो बच्चे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लास के अंदर, हालांकि तुम्हारी क्लास चाहे अपने दोनों बैचेस जो थे उसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, कई बच्चे हैं जो रह भी गए होंगे, तुम क्या मानती हो कि जो बच्चा रहता है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि वो रहा होगा? मतलब क्या गलती उसे नहीं करनी चाहिए थ्रू आउट द 1 ईयर? सबसे पहले तो सर ऐसा नहीं होता कि अपन ने मेहनत की और अपन रहेगा। अब हक्का मिलेगा, वही मैं बोल रही हूँ ना, कि मेहनत की है तो आप निकलोगे ही निकलोगे। आपके एंड से कोई ना कोई लापरवाही तो रही होगी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहला तो मेरे को है कि बच्चों की क्या गलती हो सकती है। सबसे बड़ी गलती मैंने बहुत बच्चों की भी देखी है और अभी भी मैं देखती आ रही हूँ, क्लासेस बंक, क्लासेस छोड़ना, टेस्ट छोड़ना। ये 2 रीजन है जो मैं आपको, मतलब मैंने कॉपी में भी लिखा रखा है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया अगर आपने ये कर दिया। बैकलॉग में, बता। बैकलॉग। बैकलॉग नहीं होना चाहिए मतलब। और दूसरा, कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाए या मान लो अपसेट हो जाए कि मेरे से नहीं होता है, होप छोड़ दी,
तो आपके दिमाग में भी कभी ऐसा आया कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा? हाँ सर, बहुत बार आया है। मैंने बहुत बार आपको भी कॉल्स किए, मैसेजेस किए हैं, बाकी टीचर्स को भी बहुत कोशिश की है कि मतलब कहीं से मॉरल सपोर्ट मिल पाए। बट ऐसा रहता है ना कि सर खुद को खुद ही उठाना पड़ता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए। सबको लगता है, मैंने खुद के पर्सनल लेवल पे मैंने खुद का ब्रेकडाउन देखा है, मैंने अपने दोस्तों का ब्रेकडाउन देखा है, और मैं सबको यही बोलती थी कि तुम ब्रेकडाउन करके या फिर रो के ना कुछ हासिल नहीं होने वाला, अपन को उठ के खड़ा तो होना ही है। तो वो चीज़ है कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और आपने भी बहुत हेल्प की है सर हमेशा। मैं हमेशा आपको कॉल करती थी, सर डर लग रहा है सर, सर ऑलवेज भी लाइक कि नहीं दीक्षा कूल रहो बस। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ध्यान है कि जब तुम 4-5 फ्रेंड्स थे, तुम जब आए थे, तो तुमने सचिन वर्मा क्लासेस को ही क्यों चुना? मतलब तुमने एक जिद पकड़ ली थी कि हमको यही क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो नो डाउट काफ़ी कॉल्स आते होंगे, सब कुछ आता होगा, तो तुमने क्लासेस को ही क्यों ज्वाइन किया? मतलब ऐसा क्या कारण था कि जो तुमने ज्वाइन किया, जबकि अपन लोग ज़्यादा मार्केटिंग करते भी नहीं है? मतलब क्या कारण था मतलब? मैंने सीनियर्स से बहुत सुना था, और मेरी एक दीदी है तो उन्होंने भी वो यहाँ से ही पास आउट है, मैंने बहुत तारीफें सुनी है आप लोगों की। हमेशा आप किसी भी सीएमए स्टूडेंट से जाके पूछ लो, अभी भी मैं ऑफिस भी जाती हूँ ना, सब आपको जानते हैं, सब आपको जानते हो, एक बार नाम ले लूँ बस। तो तो वही, मतलब तो आपने मतलब विश्वास कर लिया? बिल्कुल। तो विश्वास करा, उतरा नहीं उतरा? अरे सर बिल्कुल सर, ऑल इंडिया रैंक 10, इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए। थैंक यू दीक्षा, तुम यहाँ पे आई, थैंक यू थैंक वेरी मच। ओके।